Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short complete revision session of reproductive health. और ये revision session हम लोग है ना NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस और कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कर रहे होंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन ही डिस्कस होगा इसमें, सीधी सी बात है। और उसके पीछे लगने वाले कॉन्सेप्ट्स और कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे बायोलॉजी में, वो सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, ताकि जो है ना हम लोगों ने पढ़ा है वो अच्छे से टेस्ट हो सके कि कितना आता है। और ये जो सेशन होने वाला है भैया, ये सारे क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेज दिए थे, जो चैनल है हम लोगों का। जो लोग सॉल्व करके आए हैं बहुत अच्छी बात है, अपना आंसर मैच कर लेंगे। और जो लोग नहीं करके आए हैं सॉल्व, वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करके नहीं आए, बहुत बच्चे नहीं करते हैं टाइम पे सॉल्व, है ना। लेकिन ये लास्ट मौका है भैया, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रॉपर ईमानदारी के साथ करेंगे। ठीक है, एग्जाम वाली फील के साथ, है ना, कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 2 सवाल होने चाहिए बायोलॉजी के क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चलिए पूरे मतलब एग्जाम वाली फील के साथ बिल्कुल, है ना, बिना चीटिंग किए हुए, है ना, या फिर थोड़ी बहुत चीटिंग अलाउड है मेरे लेक्चर में, कोई बात नहीं। ठीक है, सामने नोट्स खोल के भी सॉल्व करना है, लेकिन करना है सॉल्व। ठीक है, और फिर बाद में एक बार बिना नोट्स के सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करते रहेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। आई नो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा था इस दौरान, मतलब है ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे था ही नहीं, जहाँ पे स्टूडियो का सेटअप है ना, वहाँ पे मैं था नहीं। मैं था अपने सिस्टर के पास, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था ना 10th का इस बार, तो अभी ख़त्म हुआ है, तो उसी के साथ था टू गाइड हर। बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री, सो अब वीडियोस रेगुलरली आएंगे। ठीक है, इतना डिले नहीं होगा। तो चलिए भैया, और रही बात नीट 2026 से पहले क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो देखो मैंने बोल तो दिया था कि सारा कंप्लीट हो जाएगा, बट वो होता है ना कि वो थ्योरेटिकल बातें थी, मतलब मैंने पेपर पे तो लगता ही है कि हाँ हो ही जाएगा, बट जब एक्चुअल है ना एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग, तो फिर समझ में आता है कि नहीं यार, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। ठीक है, प्लस मुझे बहुत कुछ सीखना भी पड़ा पहली बार में। तो ठीक है, बट डोंट वरी, मैं बायोलॉजी तो कंप्लीट करा दूंगा पूरा, 11th 12th कंप्लीट, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नीट 2026 से पहले आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो केवल बायोलॉजी के ही लेक्चर आने वाले हैं लगभग 1-1.5 महीने। ठीक है, चलिए भैया सवाल सॉल्व करेंगे। अम्नियोसेंटेसिस क्या होता है आपको पता है, एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करते हैं। ठीक है, so a study of amniotic fluid to identify chromosomal abnormality. I think fourth option is the best. Analysis of chemical composition of fluids of pregnant women. नहीं, कौन सा फ्लूइड एग्जैक्ट बताना चाहिए था ना। विड्रॉवल ऑफ एलेंटोइक फ्लूइड, एलेंटोइक फ्लूइड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अम्बिलिकल कॉर्ड में ये होता है। एंड इन विट्रो डायग्नोसिस, इन विट्रो डायग्नोसिस तो नहीं है, इन विट्रो मतलब study of metaphase chromosomes from amniotic fluid to identify chromosomal abnormality. This is the most appropriate one, और यही आंसर भी जाएगा भैया। ठीक है, ये आंसर चला जाएगा, दिख रहा है ना, ये एक एक चीज आवाज जा रही है सभी लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, स्पीड मैच होनी चाहिए। चलिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है तो क्या क्या ट्रांसफर करते हैं, या तो जाइगोट करेंगे, अगर जाइगोट हुआ तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और अगर इम्ब्रियो हो गया तो फिर उसको हम लोग यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। सो आइदर जाइगोट और अर्ली इम्ब्रियो अप टू 8 सेल या अप टू 8 सेल स्टेज। तो आई थिंक ये सारे आंसर चले जाएंगे। अगला सवाल करें हम लोग, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है तो इनमें क्या क्या आएगा। ठीक है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यानी आप फर्टिलाइजेशन बाहर करा रहे हो, फर्टिलाइजेशन बाहर करा रहे हो, तो बाहर कराओगे तो उसके बाद फर्टिलाइज करा करके या तो जाइगोट ट्रांसफर करोगे, तो या तो जिफ्ट करोगे, या फिर इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर करोगे किसका, एम्ब्रियो का। तो आई थिंक जिफ्ट विल बी द आंसर, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, फर्टिलाइजेशन आपने बाहर कराया है, आईवीएफ कराया है। ठीक है, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो, नॉट इन वीवो, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आईवीएफ कराया है तो फर्टिलाइजेशन बाहर कराया, और जब फर्टिलाइजेशन बाहर कराया है तो उसके बाद जाइगोट को ट्रांसफर करोगे, तो आईवीएफ के बाद हम लोग जिफ्ट कराते हैं या फिर आईयूटी कराते हैं। आईयूटी ऑप्शन में नहीं है, तो जिफ्ट विल बी द आंसर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक अम्नियोसेंटेसिस इज फॉर। अम्नियोसेंटेसिस का यूज 3
चीज़ों के लिए किया जाता है। पहला तो मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चेक करने के लिए, दूसरा कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है वो चेक करने के लिए, और तीसरा इसे सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, बट दैट इज इलीगल इन इंडिया। सो डिटेक्टिंग एनी, ये हो सकता है। डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, ये तो नहीं कर सकते हम। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो होता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, तो परमिसिबल यूज पूछा है ना, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट। ट्यूबेक्टोमी का मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया गया है, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी आप कट कर दोगे तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। सो एक फॉर्मेशन, एक तो मतलब रिलीज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो बनेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है, अगर आपने फर्टिलाइजेशन बाहर करा के केवल इम्प्लांट कर दिया तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर आपने ट्यूबेक्टोमी करा रखा है तो, ठीक है। स्पर्म आएगा, आपका ओवम भी आएगा, बट दे विल नॉट मीट विथ ईच अदर बिकॉज बैरियर है। आई मीन बैरियर क्या है, मतलब पाथवे ही इनकम्प्लीट है, रास्ता ब्लॉक्ड है, ठीक है। सो पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। आई थिंक ये सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी सभी लोगों को। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वैसेक्टोमी क्या होता है। वास्ट डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया, टाई कर दिया, तो सो कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस मेल में किया जाता है। ये भी क्यों, क्योंकि आपका जो स्पर्म है वो बाहर नहीं जाए, स्पर्म सेल्स, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है, कॉपर टी आपका इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वैसेक्टोमी तो आपका आईयूडी है नहीं, और कॉन्डम आपका बैरियर मेथड है, नॉट, है ना, ये मेथड तो नहीं है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस का मेथड नहीं है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव कौन कौन से हैं, आपका कॉन्डम भी है, सर्वाइकल कैप भी है, सारी चीजें हैं, आईयूडी भी है, पिल्स, तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। अ कंट्रासेप्टिव पिल कंटेंस, एक जो कंट्रासेप्टिव पिल होता है वो क्या कंटेन करता है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन कंटेन करता है। और आपको पता है जब भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों एक साथ, या केवल प्रोजेस्टेरॉन भी अकेले ज्यादा होगा बॉडी में, तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव फीडबैक देगा, और जब नेगेटिव फीडबैक देगा तो एफएसएच और एलएस दोनों कम आएंगे, मतलब हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे नेगेटिव फीडबैक जाता है। कब, जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हाई अमाउंट में होते हैं बॉडी में। तो अगर आपने कंट्रासेप्टिव पिल ले लिया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा, तो नेगेटिव फीडबैक, तो एफएसएच और एलएच कम रिलीज होंगे, और जब एलएच कम होगा तो एलएच सर्ज नहीं होगा, और जब एलएच सर्ज ही नहीं होगा तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो फिर स्पर्म आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 दिन में डिजनरेट कर जाएगा। आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाई एमनियोसेंटेसिस। क्या चीज डिटेक्ट नहीं कर सकते हो आप एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, तो जॉन्डिस आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसका अलग मेथड होता है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें आप डिटेक्ट कर सकते हो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है भैया, अगर किसी मेल में, मतलब या तो मेल है ना स्टेराइल हो, है ना, सीधी सी बात है, तो किसी हेल्दी डोनर से स्पर्म लेंगे, या फिर मेल का स्पर्म काउंट कम है तो उसको सीधे, मतलब उतना पाथवे क्यों, है ना, सीधे स्पर्म उठाएंगे और सीधे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। सो क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, ओवरी में तो नहीं करते भैया, जेनिटल ट्रैक्ट वेजाइना में करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ए स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नहीं ये भी नहीं। ट्रांसफर ऑफ ए स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब, नहीं। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, तो यही आंसर भी होगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, है ना, ज्यादा नहीं है, बस मतलब 45 क्वेश्चंस, क्या 45-50 क्वेश्चंस होंगे, तो आई थिंक आधे घंटे से भी पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो आगे बढ़ें भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अ कंट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन बाई, आपको पता है कंट्रासेप्टिव पिल क्या करता है, ओव्यूलेशन कैसे कम करता है, एलएच सर्ज नहीं होने देता, सो इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर, है ना, क्योंकि जैसे ही आपने प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट लिया या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों कंबाइंड लिया, तो आपकी बॉडी में दोनों का लेवल ज्यादा हो जाएगा, दोनों का लेवल ज्यादा होते ही नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहीं से आते हैं आपके एफएसएच और एलएच। तो जब नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो वो आएंगे ही नहीं, दैट मीन्स
इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। क्लियर है? चलिए, अम्नियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, अम्नियोसेंटेसिस किस लिए यूज किया जाता है? हार्ट डिजीज पता करने के लिए नहीं, ब्रेन डिजीज पता करने के लिए, हेरेडिटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो, या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, आई थिंक हेरेडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, देखो अम्नियोसेंटेसिस से हार्ट ब्रेन डिजीज तो मतलब पता नहीं चलता है, तो आई थिंक हेरेडिटरी डिजीज जो है वो है कि नहीं ये पता चल सकता है। ठीक है, कि कोई है ना बाई बर्थ डिसऑर्डर तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, अम्नियोसेंटेसिस से वो पता चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें भी पता चलती हैं बट है ना उतने अच्छे से नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि उसी का लेवल अगर ज्यादा होगा तो एफएसएच कम होंगे। ठीक है, यानी ओव्यूलेशन को रोकेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन भी ऑप्शन में होता ना तो भी आंसर यही जाता। ध्यान से सुन लेना, अगर एस्ट्रोजन भी ऑप्शन में है तो भी आंसर प्रोजेस्टेरॉन ही जाएगा, बिकॉज ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में यही होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, क्लियर है ना? यहां तक होना ही चाहिए। इतने अच्छे से लेक्चर में समझाया है कि एक चीज मतलब पूरी केमिस्ट्री समझाई थी इन सब चीजों के पीछे, लॉजिक भी बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है भैया, तो अगला सवाल करें हम लोग, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये लो भैया साइड हो गया, पॉज करके सॉल्व कर लिया करो जल्दी से। कर लिया? ट्यूबेक्टोमी अ मेथड पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन, ट्यूबेक्टोमी किस में करेंगे? फीमेल्स में करेंगे। देखो थोड़ा बहुत है ना, ये है ना वही बात है कि है ना पेंसिल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी या रबड़ की क्वालिटी बहुत खराब थी, समझ में नहीं आता है। खैर, विच इज रिलेटेड टू मेल्स, मेल से क्या रिलेटेड है? आईओडी, ये तो फीमेल में होता है, यूट्रस में जो भी डिवाइसेस ट्रांसफर करते हैं, आई मीन इम्प्लांट करते हैं। ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल में होता है, वैसेक्टोमी मेल में होता है, तो ये मेल से रिलेटेड है। द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग, कब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं? फर्स्ट 5 डेज बिल्कुल नहीं, लास्ट 7 डेज बिल्कुल नहीं, फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कब है? जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड 28 दिनों का है। ठीक है, स्टैंडर्ड वही है, तो उसी के हिसाब से आंसर भी देंगे, एनसीईआरटी भी वही लेके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहां तक तो क्लियर होना ही चाहिए, किसी को कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच करना है। ठीक है, कॉपर टी हमारा क्या है? वैसेक्टोमी। क्या करेंगे? द पिल प्रिवेंट्स रीचिंग सर्विक्स, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन में आई थिंक द पिल आ जाएगा, तो ए का सी है ना, तो ये तो नहीं ही होंगे। चलो, कॉन्डम क्या करता है? प्रिवेंट्स स्पर्म्स रीचिंग सर्विक्स, प्रिवेंट्स सीमन कंटेंट्स नो स्पर्म। वैसेक्टोमी में आई थिंक ये चल जाएगा, सीमन तो आता है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होते, तो सी का डी किस में है? इन दोनों में सी का डी इसमें है, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन ये भी गलत। ठीक है, बाकी आप मैच कर लो, मैच कर ही जाएंगे। कॉन्डम आपका क्या प्रिवेंट करेगा? है ना, ये बी का ए होना चाहिए, और कॉपर टी आपका प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है सारे का सारा, टी का बी। हाँ ठीक है। फोर्थ, नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? 1951 में आया था। इस पूरे चैप्टर में 2 ही डेट ध्यान में रखना है, पहला 1951 जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आए थे, दूसरा ठीक इससे 20 साल बाद 1971 1971, उस टाइम पे एमटीपी लीगलाइज हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी यानी अबॉर्शन बेसिकली लीगलाइज हुआ था। ठीक है, कोई कुछ खास बेसिस पे है ना, विथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लीगलाइज हुआ है ना, ऐसा नहीं कि अबॉर्शन लीगल है तो चलो करा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है, 2-3 कंडीशन से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अबॉर्शन आप कब करा सकते हो? पहला केस, अगर वो अबॉर्शन अगर कंटिन्यू किया जाता है तो उससे या तो माँ की जान को खतरा है या बेबी की जान को खतरा है या दोनों को ही खतरा हो बेसिकली। ठीक है, तो एमटीपी कराना लीगल है। दूसरा, अगर जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसमें कोई डिसऑर्डर है जो कि क्योर नहीं किया जा सकता, या बहुत ही मतलब आएगा भी तो अच्छे से लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगा, बहुत दिक्कतें होंगी, है ना, ब्रेन ही अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, है ना, या सीरियसली हैंडीकैप्ड है, तो उस केस में भी आप करा सकते हो अबॉर्शन। बाकी तीसरा कोई केस नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए भैया, ये दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट, सहेली या फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल इज यूज्ड वीकली। हाँ वीकली पहले से टिक्ड है, क्या बात है
है ना। डेली पिल आपका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होता है, वो डेली होता है, ये वीकली होता है। चलो, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी कब बोलते हैं? जब बेबी कैसे बॉर्न हो? जब फर्टिलाइजेशन बाहर कराया गया हो। इट इज डेवलप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, नहीं है मतलब पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब में तो अभी भी मतलब अभी भी ये एक साइंस फिक्शन ही आप मान सकते हो कि पूरा का पूरा बेबी आप आउटसाइड डेवलप कर दो टेस्ट ट्यूब में। ये बहुत मतलब अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया है शायद, बट लोग लगे हुए हैं कराने के लिए, ठीक है। हाँ, प्री मेच्योर बेबी को वैसा इन्वायरमेंट देकर के आगे ग्रो कराया जाता है, बट कंप्लीट करा देना, है ना, स्पर्म लिया, ओवम लिया, बाहर ही फर्टिलाइज कराया, बाहर ही पूरा ग्रो करा दिया 9 महीने तक, ये अभी तक नहीं हो पाया है। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं लग रहा है फिजिबल राइट नाउ। इट इज डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड, क्या बकवास बात है ये। द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का मतलब यही होता है, ठीक है, कि ओवम को आपने फर्टिलाइजेशन बाहर कराया है। आईवीएफ मतलब क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, यानी फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद अगर जाइगोट है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, और अगर अर्ली स्टेज का इम्ब्रियो है अप टू 8 सेल ब्लास्टोमेयर्स तो उसको आप यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हो। सो दिस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। चलिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का काम क्या है भैया? टू इनहिबिट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को ये नहीं रोकता, यू नो। ओव्यूलेशन को वही रोक सकता है जो एफएसएच एलएच को रोक सकता है, और वो कौन है? प्रोजेस्टेरॉन है, बस। टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, हाँ ये रोकता है ये, है ना, क्योंकि आपके स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह को कम कर देता है, ठीक है। सो इट कैन प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, नहीं। अगर ब्लास्टोसिस्ट बन गया है तो इम्प्लांटेशन को ये नहीं रोक पाएगा, ठीक है। टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, क्या बकवास बात है, गैमेटोजेनेसिस कैसे रोकेगा मतलब, है ना, उसके लिए एफएसएच को रोकना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो। तो जो फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है फीमेल वगैरह में, तो मतलब तो सेकंड इज द बेस्ट ऑप्शन, तो यही आंसर भी जाएगा। नेक्स्ट सवाल करें भैया। चलिए, अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से ये दिख रहा है ना। इन केस अगर आपको ना दिखे ना तो आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें हमेशा, है ना। इन केस अगर आपको नहीं दिखे तो आप बड़ा कर सकते हो, थोड़ा सा जूम करोगे दिखने लगेगा आपको भी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। चलिए, पिछला सवाल हो गया, है ना, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एस्टेरॉयडल पिल? नॉन एस्टेरॉयडल पिल कौन सा है भैया? नॉन एस्टेरॉयडल पिल, है ना, सहेली आपकी नॉन एस्टेरॉयडल पिल है, ठीक है, नाम ही है सहेली, बिल्कुल नॉन एस्टेरॉयडल। बाकी आपका मैला डी मैला एन दोनों एस्टेरॉयडल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कौन बनाता है? तो डायफ्राम तो केवल फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, है ना। इम्प्लांटेशन को रोकता है कौन? आईयूडी, है ना, आईयूडी आपके रोकते हैं बेसिकली, उसमें भी जो मतलब हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी होते हैं बेसिकली, वो ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन? नेचुरल मेथड कौन है? स्टरलाइजेशन, ये तो सर्जिकल मेथड है। आईयूडी ये तो मतलब, है ना, डायफ्राम ये बैरियर मेथड है। नेचुरल मेथड आपका पेरियोडिक एब्सटिनेंस है, ठीक है। फोर्थ विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट है ना? ये वही वाला बात है कि, है ना, 10 से 17 दिन के बीच में छोड़ के बाकी दिन इंटरकोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। आगे बढ़ें, क्लियर है यहाँ तक? हर एक बात क्लियर होनी चाहिए, बहुत इजी था, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India as at present? तो देखो अभी इंडिया में ना, अगर कॉन्डम रहता तो वही लिख देते, बट कॉन्डम नहीं है तो उसके बाद सेकंड नंबर पे इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस है। एनसीईआरटी भी लिखती है कि जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस है ना, वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है राइट नाउ इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव? एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आपको पता है आई पिल यूज होती है एज अ एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, और ये भी क्या करता है? ओव्यूलेशन को ही रोकता है बेसिकली, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको पिल्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, मेरा लेक्चर देख कर क्या हो, बहुत अच्छे से समझाया है
है ना, कि कौन से पिल क्या करते हैं और कब लेने से प्रेगनेंसी रुक सकती है। जैसे ये जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है ना, बहुत लोगों को लगता है कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं, अगर ओव्यूलेशन हो चुका है और फिर आपने इंटरकोर्स कर लिया है, उसके बाद इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव केवल और केवल ओव्यूलेशन को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। अगर ओव्यूलेशन हो चुका है, उसके बाद इंटरकोर्स हुआ है ना, और बेसिकली अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, मतलब मान लो, ठीक है, तो फिर आईपिल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेगनेंसी होके रहेगी उसके बाद। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना, कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का मतलब ये नहीं होता कि, है ना, इंटरकोर्स कर लिया अब तो हो ही जाएगा चाहे कुछ भी हो गया हो, नहीं। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो बच जाओगे, अगर हो चुका है तो फिर कोई नहीं बचा सकता फिर। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो प्रॉपर मेरा लेक्चर देख कर क्या है भैया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाय अनुपम आदित्य सर्च करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स, है ना। तो पहले 3 महीने तक सेफ माना जाता है। तो पहले 3 महीने मतलब क्या, 1 माह में, है ना, 4 वीक, तो 3 महीने में 12 वीक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को कौन रोकता है, ओव्यूलेशन को कौन रोकता है, पिल्स रोकते हैं, है ना, ये सारे आपके बेसिकली इम्प्लांट्स हैं, तो ये भी वही काम करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे ओव्यूलेशन को ही रोकते हैं आपके। ठीक है, यानी बेसिकली बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई कर देंगे, तो एलएच सर्ज नहीं होगा, नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि एलएच ही आपका ओव्यूलेटिंग हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज रिलेटेड विथ इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है, यानी फर्टिलाइजेशन अंदर कराया गया है। तो जब अंदर कराया गया है तो अंदर में आप क्या, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करोगे, गिफ्ट करोगे आप, सीधी सी बात है, गैमेट को ट्रांसफर करोगे। देखो, गिफ्ट तो होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हो, यानी जाइगोट बना चुके हो बाहर, उसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो इन विवो में आएगा नहीं। आईसीएसआई क्या होता है आपको पता है, ये तो इन विट्रो मतलब, है ना, आईसीएसआई आपको बाहर एग और स्पर्म को इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो इन विट्रो में ही होता है। आईयूटी ये इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर है, इंट्रा यूटेरस ट्रांसफर, यानी अगर आपका इम्ब्रियो बन गया है, अर्ली इम्ब्रियो, तो यूट्रस में, तो ये तीनों आपके इन विट्रो में होते हैं। गिफ्ट और एआई आपका वो इन विवो में होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स जाइगोट अप टू 32 ब्लास्टोमेयर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, देखो किस में करोगे आप, तो आईयूटी में करोगे, सीधी सी बात है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर में। किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए। क्या है सवाल, अ कंट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ सीडीआरआई लखनऊ, इन्होंने सहेली बनाया था। ठीक है, इंडिया में बना है, तो सीधी सी बात है, बाकी आपको लग रहा है इंडिया में बना होगा, मैला डी, मैला एन, आई पिल, ये नाम हम लोग नहीं रखते, हम लोग रखेंगे सहेली। ठीक है, तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। ठीक है, कौन सा टेक्निक बैन है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो एमनियोसेंटेसिस बैन है। आईवीएफ टेक्निक इंक्लूड्स, आईवीएफ क्या इंक्लूड करता है, फिर से ध्यान रखेंगे, आईवीएफ मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। है ना, इसका मतलब इन वीवो नहीं होता, हालांकि दोनों को अगर शॉर्टकट करने जाओ तो आईवीएफ ही लिखोगे, बट इन वीवो फर्टिलाइजेशन को नहीं बोलते आईवीएफ, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये नहीं होता इसका मतलब, इस बात का ध्यान रखेंगे। आईवीएफ मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नॉट इन वीवो, है ना। चलिए, तो इन विट्रो में क्या आता है ना, आईयूटी आता है, क्योंकि अगर आपने फर्टिलाइजेशन बाहर कराया है तो यही दोनों आईयूटी आएगा, या फिर, है ना, जाइगोट जिफ्ट वाला आएगा, सीधी सी बात है। यहां तक क्लियर है। चलो, विच कंट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एचआईवी, इकलौता कॉन्डम ही आपको बचा सकता है एसटीडी से, एड्स से, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से कॉन्डम ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचाता। ठीक है, तो बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो जब भी आप इंटरकोर्स करने जाओ
और आपको डाउट हो देन ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन एंड स्पेशली कॉन्डम। प्रोटेक्शन के नाम पे भी उसी के नाम से फेमस ही है, मतलब दोनों, मतलब क्या कह सकते हो आप, सिनोनिम्स चलते हैं आजकल, है ना। प्रोटेक्शन मतलब कॉन्डम, ठीक है, बेस्ट प्रोटेक्शन मेथड है ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोजेस्टा सर्ट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, इट इज अ, ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। प्रोजेस्टा सर्ट नाम से ही क्लियर है ना, प्रोजेस्टा सर्ट है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह कुछ रिलीज करता होगा, सीधी सी बात है, मतलब उससे रिलेटेड, प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, और प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। एक और होता है LNG-20, वो भी इसी में आता है, ठीक है। तो दो ही एग्जाम्पल हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के, ध्यान रखने होते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस सोन, ये तो आपको इम्प्लांट लग रहा है, इम्प्लांट है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में डालेंगे, सीधी सी बात है। चलिए भैया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर लीजिंग आईओडी एंड इट्स फंक्शन। कॉपर लीजिंग आईओडी कौन होता है, मल्टीलोड 375 कॉपर लीजिंग आईओडी है, एंड इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। बिल्कुल ठीक बात है, बाकी चेक कर लेते हैं। प्रोजेस्टा सर्ट इज नॉट कॉपर लीजिंग, लिप्स लूप इज नॉट कॉपर लीजिंग, LNG-20 अगेन नॉट कॉपर लीजिंग। तो भैया पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेडिकली टर्मिनेटेड। आपको पता है एनसीईआरटी लिखती है कि 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी कंसीव्ड आर टर्मिनेटेड। 1/5 का मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 20% आ रहा है, तो 20% भैया, ठीक है। इन अबव डायग्राम भैया आपको पता है जो ओविडक्ट है आपका फैलोपियन ट्यूब, उसको कट करके टाई कर दिया गया है, तो ये ट्यूबेक्टोमी किया गया है, किसका करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें, फीमेल में होता है। चलो नेक्स्ट, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज या हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए आईयूडीज का यूज करना इफेक्टिव होता है, करने के लिए कर सकते हैं, हो सकता है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये आपके इम्प्लांटेशन को भी तो रोकता है ना, ओवुलेशन को भी रोकता है, कई बार स्पर्म की मोटिलिटी को भी रोकता है, ठीक है। तो हाँ कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस, हाँ जो इमरजेंसी पिल्स होते हैं उनमें बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ठीक है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है, यानी इंटरकोर्स हो चुका है उसके बाद रोकना है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मतलब इंटरकोर्स हो चुका है उसके बाद कैसे रोक सकते हो, तो जब हो चुका है तो उसके बाद सर्वाइकल कैप लगा के क्या करोगे फिर, और होने के बाद ट्यूबेक्टोमी भी करा के क्या करोगे। तो आई थिंक ए और बी ही मुझे ज़्यादा सुटेबल लग रहे हैं कि वो रोक सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। इफ वैसेक्टोमी इज डन देन विच कंडीशन वुड अकर इन अ मेल। अगर वैसेक्टोमी कर दिया जाए तो क्या होगा भैया, एजोस्पर्मिया होगा, है ना, यानी स्पर्म नहीं होगा, एब्सेंस। एजोस्पर्मिया मतलब होता है ना एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। सीमेन आपको पता है स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स हम लोग बोलते हैं, तो उनमें स्पर्म नहीं होगा, और आपने वैसेक्टोमी करी है तो स्पर्म ही नहीं आएगा, बाकी सिक्रीशंस तो आएंगे, ठीक है, स्पर्म नहीं आएगा। सो एजोस्पर्मिया विल बी द आंसर, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन। नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इंक्लूड्स, नेचुरल मेथड कौन सा होता है, क्वाइटस इंटरप्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है, तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब है ना। ये क्या क्लिक हो गया, आगे बढ़ें, क्लियर है एक बात, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे सवाल हैं, क्या बात है। चलो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। कितने, 3 4 3 7 सवाल हैं, तो 3 मिनट में हो जाने चाहिए, जल्दी से कर दो, ठीक है। हो गए, मैं कराऊं, आइए भैया देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। इफ दिख तो रहा है ना ये, हाँ दिख तो रहा है, इन केस अगर आपको कभी ना दिखे आप जूम कर सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, इफ मेल इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब नपुंसक होता है भैया, ठीक है, इम्पोर्टेंट, देन फीमेल इज एंड फीमेल इज नॉर्मल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। देखो फीमेल तो नॉर्मल है, तो अगर उसको बस स्पर्म मिल जाए,
तो बाकी सब बढ़िया है, तो बस स्पर्म की ही कमी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर देंगे, किसी हेल्दी डोनर का स्पर्म लेंगे, फीमेल में डाल देंगे आर्टिफिशियली, सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। डायफ्राम्स आर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स, ठीक बात है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, सही बात खोजनी है। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूटेरस, डायफ्राम्स है ना, यूटेरस में थोड़ी लगाते हैं। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, सेकंड नंबर। दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स टू, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, है ना, मतलब क्रीम्स वगैरह लगाएंगे तो, अदरवाइज केवल बैरियर मेथड ही है, तो है ना, तो थर्ड वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपन्स आफ्टर वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी के बाद क्या होता है, स्पर्म ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाते हैं सीमन से। देखो सीमन तो एकदम एब्सेंस ऑफ सीमन तो नहीं, मतलब गलत स्टेटमेंट है। फॉर्म्ड स्पर्म्स आर डेड और इनएक्टिव, देखो स्पर्म तो बनेंगे, आगे नहीं आएंगे, ठीक है ना, वास्ट डिफरेंस से आगे नहीं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को ही कट कर दिया है, ठीक है। तो स्पर्म्स इमीडिएटली डिसअपियर इन सीमेन, देखो इमीडिएटली तो डिसअपियर नहीं होते हैं, क्योंकि एम्पुला जो रीजन होता है आगे वाला, उसमें कुछ दिनों तक स्टोर रहते हैं, जो पहले आ चुका है वो तो रहेगा ना, ठीक है। तो एक दो मास्टरबेशन या इजैकुलेशन के बाद आप कॉइटस करते हो तो चांसेस नहीं है प्रेग्नेंट होने के, है ना। ये नहीं कि आज ही वैसेक्टोमी कराई और आज ही किया इंटरकोर्स, पता चलेगा प्रेग्नेंट हो गई, है ना, फिर बाद में डॉक्टर का सर खा रहे हैं जाके कि कौन सी नस काट दी तुमने यार, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। आज वैसेक्टोमी कराया, एक दो बार मास्टरबेट कर लो, इजैकुलेशन कर लो बाहर, ठीक है, देन इंटरकोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद, ठीक है, तब स्पर्म जाएगा ही नहीं। चलिए, तो स्पर्म्स ग्रेजुअली डिसअपियर होते हैं सीमन से, इस बात का ध्यान रखेंगे, फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इफ द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 35 डेज, बहुत बढ़िया सवाल है, सॉल्व करो इसको, नहीं किया है तो करो, तब तक मैं बाकी कराता हूँ। A small part of the fallopian tube is removed or type of, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। Which of the following study is not caused by bacteria, बैक्टीरिया से कौन सा नहीं होता, तो ये आपके प्रोटोजोआ से होता है, तो यही नहीं होता। ट्राइकोमोनियासिस, ये ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस एक प्रोटोजोआ है, उससे होता है, बाकी सारे आपके बैक्टीरिया से होते हैं। Which disease is completely curable if detected early and treated properly, तो देखो हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनेटल हर्पिस ये क्यूरेबल नहीं है, गोनोरिया क्यूरेबल है। पहला सवाल जल्दी सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिनों का है तो कब क्वाइटस करें, देन व्हाट इज द रिस्क पीरियड, हाँ तो रिस्क पीरियड कौन सा है भैया, ठीक है, कि क्वाइटस कब करेंगे ताकि प्रेग्नेंट हो जाए फीमेल, बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करो जल्दी, ठीक है। देखो यार, सबको पता है कि जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है वो 14 दिनों का होता है, तो निकालते हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ होगा, तो 14 दिन माइनस कर दो इसमें से, तो -14 जैसे ही करोगे ये आएगा आपका 21, यानी 21st डे पे ओव्यूलेशन हुआ है, 21st डे पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है। अब आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो 21st डे पे ओव्यूलेशन हुआ है, तो जो ओवम आया है, जो एग आया है, बेसिकली सेकेंडरी oocyte आया है, तीनों सिनोनिम्स एक तरह से हैं, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर है, बट मैंने बता रखा है ना। सेकेंडरी oocyte आया या ओवम आया या एग आया, जो कहना है कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ओवम आया 21st डे पे, उसका लाइफ स्पैन फीमेल की बॉडी में मैक्सिमम 2 दिन, तो चूंकि 21 दिनों पर रिलीज हुआ है 21st डे पे, तो मैक्सिमम 2 दिन तक रह सकता है, सेफ्टी के लिए 3 दिन ले लो, तो 24 दिनों तक ओव्यूलेशन है, 21वें दिन पे आया है और 24 डे तक ओवम है, यानी अगर इतने दिनों में स्पर्म भी आ गया तो प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल, सीधी सी बात है, तो है ना। तो 24th डे आपको अपर लिमिट पता चल गया, अपर लिमिट पता चल गया ना, अपर लिमिट ऐसे ही पता चलता है ना, कि 24th डे या 23rd डे अपर लिमिट पता चल गया मुझे, ठीक है। अब लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, स्पर्म का लाइफ स्पैन इन फीमेल बॉडी 5 दिनों का होता है एवरेज, किसी में कम किसी में ज्यादा भी होता है, एवरेज लेके चलें तो 5 दिनों का होता है। अब आप खुद सोचो, 21वें दिन पे आपका ओवम आ गया है, 21वें दिन पे ओवम आ गया है, तो अगर आपका स्पर्म 16वें दिन पे आया है तो 5 दिनों तक सरवाइव कर सकता है, तो मीट कर जाएगा इसके साथ। तो 16वें दिन से पहले तो आपका जो डे वाला जो रिस्की पीरियड है वो 16th डे से 24th डे वाला रिस्की पीरियड होगा ना। देखो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ फ्यूज करें, दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हों एक ही जगह पे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है।
तो आपको सीधी सी बात है, जब आपको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज 14 दिनों का होता है तो उससे निकाल लिया कि ओव्यूलेशन कितने दिन पे हुआ होगा, तो 21st डे पे ओव्यूलेशन हुआ है। और ये कितने दिनों तक, और ये कितने दिनों तक और रह सकता है, तो और 2 या 3 दिन रह सकता है, तो अपर लिमिट 24 दिन का हो गया। अब खुद सोचो 24 दिन के बाद आपने अगर 25वें दिन पे इंटरकोर्स किया, घंटा फर्क पड़ता है उससे, कुछ स्पर्म आएगा, ओवम है ये नहीं है। अगर आपने 25th डे पे इंटरकोर्स किया, खुद सोचो 21 दिन पे ओवम आया है, 3 दिन के बाद डीजनरेट करेगा वो, यानी 24th डे पे ओवम खत्म, और फिर अगले साइकिल में आएगा अगले साइकिल के 21वें दिन पे, ठीक है। तो 24th डे के बाद अगर आप करते हो, ठीक है, तो केवल स्पर्म आएगा ना, ओवम तो है ही नहीं। तो 24th डे के बाद कभी भी करो फर्क नहीं पड़ता। रिस्क कब है? 24th डे से पहले, ठीक है। तो दिस इज आवर अपर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? 21वें दिन पे हुआ है क्या ओव्यूलेशन, तो उससे लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म माइनस कर दो, 5 दिनों का होता है, तो 21 - 5 16, तो 16th से 24th डे आपका रिस्क जोन है। यानी अगर आप इतने दिनों में इंटरकोर्स करते हो तो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है। अगेन ये सारे डेज वेरिएबल होते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एकदम श्योर शॉर्ट कैलकुलेशन है ना। इट मे वेरी, इट डिपेंड्स अपॉन मैनी, है ना, सर्कमस्टांसेस। पता नहीं फीमेल का मूड कैसा है, स्ट्रेस कैसा है, डाइट कैसा है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेट आगे पीछे हो सकते हैं। पता चला स्पर्म 7 दिनों तक सर्वाइव कर गया, ठीक है, तो 3 से 7 दिनों तक का रहता है, तो एवरेज हम लोग 5 दिन का ले लेते हैं, है ना, सेफ्टी के लिए। और सेफ्टी का ध्यान रखना है तो और 7 दिन माइनस कर दो सीधे, है ना 10 से 24 एकदम। तो बेसिकली माना जाता है कि स्टार्टिंग का पहला सप्ताह और आखिरी का आखिरी सप्ताह सेफ जोन है, और बीच का जो मिडिल पीरियड है, यानी ओव्यूलेटरी फेज जो है वो, है ना, रिस्क पीरियड है, यानी फर्टाइल पीरियड है। बेसिकली रिस्क पीरियड क्या, फर्टाइल पीरियड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप, है ना, आधा घंटा हो ही गया होगा और हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है। लेक्चर क्या, क्वेश्चन सेशन जो था हमारा वो समाप्त होता है। तो इसी के साथ भैया अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग PYQ करेंगे पिछले 10 साल का। 2024 और 25 का सवाल तो मैंने लेक्चर में ही करा दिया था, तो 2023 तक के सवाल हम लोग करेंगे, 2014 या 13 से सवाल करेंगे सीधे 23 तक के अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो सी यू सून, बाय बाय।